तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो फूड सिक्योरिटी का क्या सेंस है? इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं सबको खाना मिले खाने के लिए एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो हमेशा टाइम टाइम पे अक्सर ऐसा होता आया है कि किसी जगह पे मान लीजिए तूफान आ गया, या किसी जगह पे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, या वॉर हुआ किसी जगह में, तो आसपास के जो इलाके होते थे उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता था। या कहीं पे महामारी फैल गई अगर खेतों में कहीं पे किसी जगह पे, तो खाने को ज्यादा कुछ बचता नहीं था और वो लोकल पॉपुलेशन को बहुत नुकसान होता था। और दूसरी बात ये भी है, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां फसल या पैदावार होती ही कम है, तो अगर किसी वजह से सूखा पड़ जाए और लगातार 2 साल 3 साल सूखा पड़ जाए कुछ ऐसा, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन को खाने के लिए नहीं होता था। तो इस चीज को कहा गया फूड सिक्योरिटी, कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि मान लीजिए कि किसी जगह में 2-3 साल सूखा भी पड़ जाए, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, चाहे कोई वॉर भी हो जाए, तब भी हमारे पास इतना खाना रहे, हमारे वॉल्ट्स में इतना स्टोरेज हो कि हम इन सब तमाम लोगों को हमेशा पूरे टाइम खाना प्रोवाइड कर सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ऐसा भी नहीं कि खाना कम है, कीमतें इतनी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसी चीज को फूड सिक्योरिटी कहते हैं, इस चीज को इंश्योर करना। अच्छा, फूड सिक्योरिटी अब ये चैप्टर के नाम पे आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमारा जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं जो कि हमें समझना जरूरी है। और इंडिया का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या क्या उसके दिक्कतें आती हैं, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो, इस वजह से चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो शुरुआत पॉपुलेशन से। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे लोग रहते हैं, इनको बहुत सारा खाना चाहिए। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्राफ, और आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ये इतनी तेजी से बढ़ा है 1900s के टाइम पे, यहां से लेके ये ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है, और 1950s तक आते आते तो कह लीजिए बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हुआ है। आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन करीब करीब 8 बिलियन है करीब, और मुश्किल से 10-12 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 7 बिलियन थी। यानी कि 10 साल में हमने जितना पॉपुलेशन, इधर 100 साल लग गए जितनी पॉपुलेशन ऐड होने में, इतनी पॉपुलेशन हमने यहाँ पे मुश्किल से 10 साल में बना ली। और इसका रीजन क्या है इतना ज्यादा रीजन? तो TFI के सेंस में जितने बच्चे पहले पैदा होते थे मोर और लेस उतने ही होते रहे अगर 1900s के स्टार्टिंग से देखें, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां, इंजेक्शंस, तो हमने इतना काबू पा लिया बीमारियों पे, और इसी टाइम पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी हुए, तो हमने खाने पीने का हमारा अनाज काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। तो इसके चलते हम जो लोग मर जाते हम उन लोग को बचा पाए और उनको सस्टेन भी कर पाए, जिसके नतीजे में इतनी तेजी से पॉपुलेशन का राइज हुआ है। तो जैसे पहले के टाइम में हम बताएं तो पहले जो अमीर हो चाहे गरीब हो, जितने भी हो, अगर मान लीजिए 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही होते थे जो 15 या 20 साल की उम्र के ऊपर जा पाते थे, वरना कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां हो जाती थी, मौत हो जाती थी। तो ये पहले के जमाने की चीजें थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा थी, बच्चे पैदा होते ही मर गए। तो इन सब चीजों पे काबू पाया गया। सबको इफेक्ट करता था, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं करता था। जो राजा महाराजाओं के भी बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो इलाज नहीं है ना जिन बीमारियों का, तो हम क्या कर सकते हैं उन बीमारियों के बारे में। और पहले के टाइम में एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी, और इसी वजह से तो कहा जाता था कि जितने बच्चे पैदा हों और उतना अच्छा है, क्योंकि इसी सेंस में कि जितने बच्चे आप पैदा करेंगे बचेंगे, 20 साल की उम्र तक होते होते कम ही बच पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये भी कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी है तो जितने लोग काम करने वाले हों उतना अच्छा है। तो खैर ये पॉपुलेशन हमारे दुनिया की इस तरीके से बढ़ती गई, और फिलहाल के सेंस में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हंगर का ये चीज झेलते हैं, हंगर के इश्यूज हैं। तो हंगर किल्स मोर देन एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस कंबाइंड। और वही चीज की दुनिया के बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहां खाने पीने की चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे ये सब सिनारियो देख के हमें ये लगता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और इस वजह से ऐसा है कि सब लोग खा नहीं पा रहे हैं, खाना मिल नहीं पा रहा है सबको। ये बहुत जनरल सा परसेप्शन एक बजाता है कि इतनी बड़ी आबादी हम कितना खिलाएं सबको। लेकिन इस परसेप्शन के बारे में कुछ चीजें बताऊं
कि कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने चाहिए। दुनिया में जितना भी खाना प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 खाना करीब करीब वेस्ट हो जाता है, यानी कि वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है कि खाना जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहां पे फिर सड़ गया या लोगों तक पहुंच नहीं पाया, कोल्ड स्टोरेज में पहुंच पाया तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, या तो फिर खाना सुपरमार्केट्स में गया और बिक नहीं पाया। ठीक है, तो ये हम कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं आज के टाइम में, तो हर चीज बेची जाएगी, हर चीज का प्रॉफिट लिया जाएगा। और इस सेंस में ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है कि हमने चीजों को प्रोड्यूस कर लिया है और इस तरीके से मार्केट में लगा दीजिए, और ऑब्वियसली जो नहीं बिकेगा वो खराब ही होता चला जाएगा। अच्छा, जो बच भी जाए, इसमें भी इन दुकान वालों को क्या इंसेंटिव है? कौन इतनी मेहनत करे कि यार ये सामान हमारा बच गया है, इसको जाके जरूरतमंद को दिया जाए? कौन इतनी मेहनत करे एक्स्ट्रा में? तो इनका सामान जो बचता है कई बार लैंडफिल्स में चले जाता है और इस तरीके से बर्बाद होता है। तो ये चीज है, 1/3 ऑफ द फूड वेस्ट होता है, 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड। तो इस तरीके से सुपरमार्केट से भी निकलता है, और ये भी कैपिटलिज्म का एक सिस्टम ही है एक तरीके से। और अगर हम वैसे की कमोडिटीज के सेंस में बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड सी फूड, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, सब का सब अच्छे खासे लेवल पे, ग्रेन्स अच्छे खासे लेवल पे सब का सब अच्छा खासा वेस्ट होता है। तो इससे हम एक चीज जान पाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि खाने की कमी हो रही है इन इटसेल्फ। खाने की कमी से ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खाने का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो यहां पे हम ग्लोबल फूड वेस्ट के स्टैट्स देखते हैं, और दूसरी तरफ इसी ये जो फूड का जो हमने सिस्टम्स बना लिए हैं अपनी इस दुनिया में, इसके कुछ और हम नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, या कुछ चैलेंजेस के सेंस में अगर आप कह सकें। तो ये जो सुपरमार्केट्स हैं, इन सुपरमार्केट्स में मछली बिकनी चाहिए, मीट बिकना चाहिए, जगह जगह हर जगह जो जगह कोई चीज मिल रही है तो वो लोकल लेवल के लिए है, लेकिन अब उसका बिजनेस बना दिया गया, उस चीज को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। के सेंस में एक तरफ हम कर रहे हैं ओवर फिशिंग, कि बड़े बड़े जहाज जाते हैं समंदर से पूरा नेट डाल के सब तरह की मछलियां पकड़ लेते हैं, जो पकड़नी है वो भी, जो नहीं पकड़नी, क्योंकि पकड़ में सब आ जाती हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो भी पकड़ में आती हैं। तो ये ओवर फिशिंग की वजह से ओशन के हैबिटेट्स पे बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खतरा है ये। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने इस सिस्टम में ये चीज बना ली है, मीट एंड जो ये इंडस्ट्री है, मीट, पोल्ट्री और ये सब वाली इंडस्ट्री, इसमें इतने सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा रखा जाता है। ऑब्वियसली एक डेफिनेट जगह में हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो एक डिफाइंड जगह में जितने जानवर आप रख सकें, जितने जानवर आप प्रोड्यूस कर सके, उतना आपको फायदा होगा। इतने पास पास जानवर रखे जाते हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस हो ही जाती हैं, कोई कितनी मेहनत लेगा? और अगर थोड़े 1-2 दिन भी अगर कोई गायब हो गया या फिर नहीं हुआ तो हो गई इतनी गंदगी। तो इतने अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहने की वजह से कोई बीमारियां ना हो जाए, तो इस वजह से इनको बहुत बेतहाशा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इन सब जानवरों को, और इन एंटीबायोटिक्स का बहुत बुरा नतीजा होता है, क्योंकि एट द एंड जाते ही हमारे बॉडी में है, और जिसके चलते इंसानों में एक अजीब सी चीज होती जा रही है। तो दवा इतना फायदा नहीं कर पाती, क्योंकि हमका टेस्टिंग हो ना हो और क्या कुछ मिल रहा है इन ये जानवरों में या दूध में, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे फूड सिस्टम के। अच्छा, इस फूड सिस्टम में ये भी बात है कि जितना आप प्रोड्यूस करके जितना बेच लो उतना अच्छा है। अब फूड सिस्टम्स में एक तरफ तो हमें ये, पहले आप अनाज उगाइए, फिर ये अनाज जानवरों को खिलाइए, फिर आप जानवरों को मीट के लिए इस्तेमाल करें, तो ये 2 वे प्रोसेस ग्रेन्स का हो। इसके चलते क्या हो रहा है, बहुत सारे इलाके हैं जहां जंगल हुआ करते थे, इन जंगलों को काटा जा रहा है कि यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, और अच्छे खासे मतलब जंगल जो कह लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ऐसे इलाके जो इतने कीमती जंगल हैं, इनको काट काट के क्योंकि खेत बना रहे हैं। और एक और चीज, इंसानों के सिस्टम्स का एक और बड़ा लूपहोल है, दुनिया में सबने तो अपने अपने देश बना लिए, और हर देश को अपनी इकोनॉमी खुद देखनी है कि आप कितना अच्छा इकोनॉमी में कर पाएंगे, कितना पैसा आप कमा पाएंगे, डिपेंड करेगा आप क्या इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब जो जंगल है वो अर्थ का एक कॉमन रिसोर्स है ना, तो किसी, अब जैसे मान लीजिए ब्राजील के जो जंगल है वो अर्थ का रिसोर्स है, कितना ऑक्सीजन, कितना
हैबिटेट और कितना सब चीजें वो प्रिजर्व करते हैं अर्थ की। लेकिन जब हम ब्राजील को काट देते हैं एक देश के तौर कि नहीं तुम अपना देखो अपना जानो, तो फिर वो करेगा ही, सारे जंगल काटो खेत लगाओ, क्योंकि हम जब खेत में कुछ उगेगा तब हम बेचेंगे, तब हमें पैसा मिलेगा। हाँ तो वो भी होता है, जहाँ माइंस होती है माइनिंग भी होता है, कौन रोकता है, लेकिन जंगल काट के ये हो रहा है, इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब आप वो भले कह रहे हो कि कुछ और हो सकता है, ये लेकिन होता है। तो जंगल काट के इसमें सोया उगाया जाएगा, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाएंगी, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आजकल का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसका भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इतने फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं खाने में मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज वो जमीन पे रह जाता है, तो जमीन का जो फर्टिलिटी है, जमीन या मिट्टी की क्वालिटी, उसको खराब करता है। इसके जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जितने माइक्रोब्स हैं, गुड माइक्रोब्स, इनको खत्म करता है। इसके बाद जितने भी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स बच जाएंगे जब मिट्टी में, और जब बारिश होगी तो ये सब बारिश के साथ धुल जाएंगे, और जिसकी वजह से होगा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, टॉप सॉइल तो जा ही रही है, सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं। तो जमीन टॉप सॉइल के लॉस की वजह से, एंड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है कि आप अपने खेत में उगाइए बेचिए, उगाइए बेचिए, एक बिजनेस है, तो जमीन आइडियली थोड़े टाइम चाहिए कि रिप्लेनिश हो पाए, ऐसा भी नहीं हो पाता है। तो लगातार उसी जमीन में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल डाल के आप फार्मिंग करते रहते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन इज अनअवॉइडेबल, ये हो ही रहा है। और हमारी अर्थ का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा नॉट यूजफुल अब बचा है फॉर एग्रीकल्चर, और रीजन उसका वही है कि लैंड डिग्रेडेशन। इसके बाद एक और प्रॉब्लम, यहां पे हमने जितने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाले थे, ये पानी के साथ सबके सब बह के जाएंगे और वाटर बॉडीज में जाके मिलते हैं, और ये वाटर बॉडीज का जो लाइफ होता है उसको भी खत्म कर देते हैं, और इस चीज को जैसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे फूड सिस्टम्स के। अच्छा, इन फूड सिस्टम्स के अगर हम देखें कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं, हमारे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के हाल क्या हैं और आगे के चैलेंजेस क्या हैं, तो इस सेंस में जरा बात करते हैं। अब हम चैलेंजेस देखते हैं कि हमारे जो ग्लोबल फूड सिस्टम है इसके कुछ लिमिटेशंस क्या हैं और आगे के सेंस में चैलेंजेस क्या हैं। तो दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, दो नहीं इनफैक्ट कई सारे चैलेंजेस हैं। हम ये दो तो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और दूसरी तरफ है कन्फ्लिक्ट। और इस चीज को समझना शुरू करते हैं। पहले तो क्लाइमेट चेंज के सेंस में बात करते हैं। तो ये चीज हम जानते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, और इसके साथ साथ पहली चीज तो गर्मी पे आते हैं। अर्थ का क्लाइमेट गर्म हो रहा है, तो इसके चलते क्या है, जो ठंडे इलाके हैं जहां पे विंटर क्रॉप्स होती हैं, अब टेम्परेचर ज्यादा है तो विंटर क्रॉप पा रही हैं। पहली चीज ठंडे इलाके। दूसरी चीज जो गर्म इलाके हैं वहां पे अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ चुकी है जिसके चलते वहां पे अब क्रॉपिंग सीजन नहीं हो पा रहा है, कि वो सूखा ही पड़ा जा रहा है। जैसे अफ्रीका में इतने सालों से लगातार बार बार सूखा पड़ता जा रहा है, तो वहां इतना उग ही नहीं पा रही हैं चीजें। तो पहली चीज तो क्लाइमेट चेंज, और ये बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज में ये भी है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो नई नई आपदाएं आ रही है, ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, ज्यादा बाकी सब और दिक्कतें हो रही हैं, कहीं फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, बादल फटना, ऐसी ये, और इसके बाद फॉरेस्ट फायर्स, अलग अलग ये कैलेमिटीज होते चले जा रही हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, और ये बढ़ता ही जाएगा आगे, कि ज्यादा बार बार फ्लड्स आना, हरिकेन्स आना बढ़ता ही जाना है। ऐसा क्यों, वो अलग टॉपिक है, वो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल इस पे रहते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आगे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो खैर, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, अब खेत है, अच्छा खासा पैदावार होती है, अब यहाँ पे बमबारी हो गई है, ना जाने कितना सारा केमिकल्स मिल गया है, और जहां जहां विस्फोट होते हैं कितने सारे केमिकल जमीन फैल जाते हैं, तो वो यूजलेस हो जाती है कुछ साल के लिए, कुछ साल के इनफैक्ट कई सालों के लिए वहां पे कुछ उग नहीं पाता है ढंग से, और कुछ उगाना भी ठीक नहीं होता है। और कन्फ्लिक्ट जब होता है तो ये तो अभी हाल का फोटोग्राफ है, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। तो अब कन्फ्लिक्ट के सेंस में इस चीज को देखते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो यूक्रेन पे अटैक हुआ,
और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े शिप्स यूक्रेन के पोर्ट्स में फंसे हैं, जिन शिप्स में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ अनाज है, चाहे गेहूं हो चाहे और भी चीजें हो, जो कि एक्सपोर्ट होनी थी, लेकिन अब क्योंकि युद्ध हो गया तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया रशिया ने इनके सारे पोर्ट्स को, तो ये अनाज जा नहीं पा रहा है। अच्छा, ये अनाज जा नहीं पा रहा है, रशिया और यूक्रेन दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और इन दोनों के सेंस में दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है हम ये देखते हैं। तो रशिया और यूक्रेन, अगर गेहूं की बात करें या बाकी सब चीजों की बात करें, तो सब में आप देख लीजिए गेहूं में कितना, करीब 27%, दुनिया का 27% गेहूं जितना भी ट्रेड किया जाता है, ये इन्हीं दो जगहों से आता है। और ये दोनों में ही अभी वॉर चल रहा है, तो ये अनाज एक्सपोर्ट ये कर नहीं पा रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं। तो मार्केट में जितने गेहूं की कमी है वो तो कमी होगी, और जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगे, कीमतें बढ़ेंगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, और जिसका जब पड़ेगा गरीबों पे, जिसपे पैसा नहीं वो ज्यादा खरीद नहीं पाएगा, तो हंगर इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे हमें वल्नरेबिलिटी दिखती है हमारे। देखें तो सोमालिया करीब अपना 100% जो भी अनाज है ये यूक्रेन और रशिया से लेता था। अब सोचिए कितना बुरा असर सोमालिया पे पड़ेगा, ये दूसरे देशों के पास जाएगा कि हमें अनाज चाहिए और कोई दे नहीं रहा है, और जो दे भी रहे हैं वो ज्यादा बढ़ी कीमतों पे दे रहे हैं। इसके बाद बेनिन, लाओस, इजिप्ट, सूडान, और क्योंकि यूरोप का ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो ये अफ्रीका में आता है, या यूं कह लीजिए अफ्रीका ज्यादातर अपने एक्सपोर्ट ये यूरोप एंड रशिया से ही लेता है। तो इतना बुरा असर पड़ रहा है अफ्रीका पे। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और पिस रहे हैं बाकी सब लोग। तो ये भी हमारे ग्लोबल फूड चेन जो सप्लाई सिस्टम है उसका एक लॉस है, कि लड़ाई उधर उधर हो रही है, कि पुतिन को यूक्रेन चाहिए, इनको नाटो नहीं चाहिए, और इन सब के बीच में असर किस पे पड़ रहा है? जो आम लोग हैं, चाहे अफ्रीका हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, क्योंकि ये ग्लोबल जो दूर दराज के इलाके हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है हमारे करंट फूड सिस्टम में, वो ये है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन यानी कि लालच बड़ी बड़ी कंपनीज का, जैसे कि एक कंपनी है कारगिल, ऐसी ही 3-4 और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम ABCD कंपनीज बुलाते हैं इनके नाम के हिसाब से। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये इनका नेटवर्क फैला हुआ है अलग अलग देशों में, और इनके पास ये जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, कंटेनर शिप्स हैं, मतलब ये कंटेनर्स हैं, और ये अलग अलग देश से अनाज खरीदते हैं और दूसरे देश में जाके दे देते हैं। तो बीच का सारा काम ये करते हैं, और ऐसे कारगिल जैसी 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज है जो दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ये संभालती हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अच्छा, इन कंपनीज के सेंस में क्या हिसाब है? ये जब किसान के पास जाती हैं किसी एक जगह पे, तो सिर्फ यही एक कंपनी है, मतलब ये 3-4 है लेकिन 3-4 का एरिया डिवाइडेड है। तो मान लीजिए किसी जगह में कारगिल काम करती है, तो उस किसान से अनाज लेने के लिए सिर्फ एक कंपनी खड़ी है जो उसका अनाज खरीदने तैयार है। तो किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम आप अच्छा रेट नहीं दे रहे हैं तो हम किसी और को बेचेंगे, एक ही खरीदार है उसके पास। तो किसान को भी मजबूरी में उस कंपनी के रेट पे देना पड़ेगा। वो कंपनी किसान से अनाज खरीदेगी और जहाजों में डाल के ले जाएगी किसी दूसरी जगह, और दूसरी जगह जहां पे वो अनाज देने आई है वहां पे भी यही इकलौती कंपनी है जो आई है अनाज देने। तो उसको मुंह मांगे दाम पे ही उसको खरीदना पड़ेगा सामने वाले को। तो ना बेचने वाले को रेट का अंदाजा है, ना खरीदने वाले को रेट का अंदाजा है। जो मिडिल मैन के तौर पे जो कंपनीज काम कर रही हैं, इनके पास ये पूरा एक डेटा है कि कहाँ पे किस चीज की कमी है, कहाँ पे किस चीज की डिमांड है, कितनी कीमतों में हम चीजों को। ऐसा तो है लोगों ने इन कंपनीज, ऐसी बड़ी कंपनीज का भी ग्रीडफ्लेशन ये एक चैलेंज है कि ऐसी जो कारगिल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ये पूरे फिराक में रहती हैं कि जितना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट जा सके, और ये कहीं पे भी कमी होती है तो उस कमी को दिखा के ये कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं, और कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं कि सही में क्या इतनी कीमत होगी इन चीजों की, या सही में इतनी ज्यादा कमी है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें जहां कोविड के बाद दुनिया में इतने बुरे हालात हुए, इसी कोविड टाइम्स की बात करें तो इन लोगों की वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई। द बिगेस्ट गेनर्स ऑफ द फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजों की जो कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है दैट इज प्राइवेटली ओन्ड कारगिल फैमिली।
इनको रिचेस्ट पीपल कहा जाता है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, सबसे अमीर लोग जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं। इनका 5th जनरेशन चल रहा है, ये जो कारगिल्स एंड मैकमिलन्स, और इनके इस फैमिली में 12 बिलियनियर्स आज रोल ये रखते हैं, और इनके सीईओज हैं, इनको बेतहाशा पैसा इनका बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, इन्होंने खूब फायदा उठाया है अपने शोल्डर्स ने। और दूसरी तरफ दुनिया में पैसे की इतनी कमी हो रही है और खाने पीने की कीमतें इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे इस ग्लोबल फूड सप्लाई में कि ये दिक्कत है, और इसको दिक्कत सही किए बिना चीजें क्या पता ढंग से रोल आउट ना करें। और इसके अलावा हमारे इस फूड सिस्टम का एक और चैलेंज के सेंस में ये है, ये जो आप मैप दिख रहे हैं ये 40 साल पहले का मैप है। खाने का सामान मंगाता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो ये ब्लू कलर में जो इलाके हैं ये नेट एक्सपोर्टर्स हैं, कि नेट अगर देखा जाए तो ये कैलोरीज बाहर भेज रहे हैं, और रेड वाले एरियाज वो हैं जो बाहर से मेन इनका नेट कैलोरीज अंदर की तरफ है, कि बाहर से सामान मंगा रहे हैं मेजर तौर पे। तो 40 साल पहले का ये पूरा आपको मैप दिख रहा है, और ये इसमें कुछ चेंजेस हुए इन 40 साल के दौरान। जैसे हिंदुस्तान के सेंस में हम बात करें तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस टाइम पे खाने की बहुत कमी थी और हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद और आगे के वक्त में हम जहां पहले खाना बाहर से मंगाते थे, थोड़े टाइम में हम खाना एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये आज के टाइम का आपको ये दिख रहा है मैप। तो हम ये पूरा ब्लू हो चुके हैं, पहले हम रेड में थे। अच्छा, एक और फर्क आया है, चाइना पहले एक्सपोर्ट करता था ज्यादा, अब चाइना इंपोर्ट करता है और कहीं ज्यादा इंपोर्ट करता है, क्योंकि उसने जितना ध्यान एग्रीकल्चर उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ किया कि हम खाना बाहर से मंगा लेंगे, पहले दूसरे तरह की चीजें करी जाए। तो अच्छा, इसमें एक चैलेंज के सेंस में अगर देखा जाए तो इन दोनों मैप्स में आपको क्या खास एक चीज दिखती है? आपको ये एक खास चीज जरूर दिखती है, पूरा का पूरा जितना भी भार है ग्रेन्स का, तो इधर ये यूरोप के पास है, इंडिया के पास है, और इधर अमेरिका के पास है, ज्यादातर इन बड़े सेगमेंट्स के पास। और अगर कहीं से भी डिसबैलेंस होता है, और अफ्रीका के सेंस में हम देखें तो ये जिन जगहों पे खाने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, अच्छा खासा इलाका है जहां खाने का डेफिसिट है, तो ये बैलेंस आउट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और खास तौर पे जब ऐसे हाल होते हैं तो हर देश कहीं ना कहीं अपना ये लोकल मार्केट बचाता है। जैसे हिंदुस्तान ने ये चीज किया कि हम गेहूं इस टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कि हम लोकल मार्केट्स में रखेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया का एग्रीकल्चरल ट्रेड है इन मिलियन $, तो कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ इंपोर्ट होता है, और जितना इनका डिफरेंस है इसे हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस। कई सारे सॉल्यूशंस हैं। हमें खाना तो देखिए ज्यादा बनाना ही है, नो डाउट, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो ये तो एक चैलेंज है नो डाउट। लेकिन बेटर वे क्या हो, बिना पेस्टिसाइड्स के यूज किए, बिना फर्टिलाइजर्स के यूज किए हम किस तरीके से बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को भी मद्देनजर रख के। तो ये एक चैलेंज, मतलब एक सोल्यूशन है। तो जिसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स, तो पानी और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके इस तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेती करी जाती है। कई जगह ट्राई किया गया है, अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, तो ये बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। ये एक सोल्यूशन है। और ये चीज तो है कि हमें अगर ग्लोबल जो फूड सप्लाई है इसको अगर हमें स्टेबलाइज करना है, तो इस चीज पर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा कि जहां पे भी खाने की जरूरत है लोकल ही कहीं ना कहीं खाना उगाया जाए। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे फार्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जहां पे भी जरूरत है। इसके बाद नए ऑल्टरनेटिव्स की खाने पीने के, अब जैसे मीट के सेंस में नए ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर का यूज करके, कि टिश्यू कल्चर का यूज करके हम आर्टिफिशियल मीट बनाने की कोशिशें हो रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें चल रही हैं। और भी सॉल्यूशंस के सेंस में ये एक स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है ये उसको एड्रेस करने का है कि हम कुछ क्रॉप्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए हैं, और ये क्रॉप्स के का हम मोनोकल्चर करते हैं कि बड़े बड़े इलाकों में वही एक क्रॉप लगा दी। तो इससे भी हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि व्हीट एंड राइस इस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई तो हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल होंगे, और हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना खाना भी। और एक और चीज ये इसी के सेंस में,
कई ऐसे इलाके हैं जहां पे खेती जो होगी, अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, और कुछ फसलें होती हैं जिसमें पानी बहुत चाहिए होता है, इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए। तो कुछ जगह हैं जहां पानी कम है, वहां बेटर है कि आप ऐसे मिलेट्स उगाएं या फिर वो चीजें उगाएं जहां उस जगह को सूट करे। लेकिन लोग क्या करें कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, तो आप ये सिचुएशन ये हो रही है कि लोग कैश क्रॉप जिसको वो बेचते हैं, पैसा आता है और उस पैसे से खाना खरीदते हैं। तो अफ्रीका, जैसे हमें ये नजर आया था कि अफ्रीका में खाने की जो कमी है उसका एक फैक्टर ये भी, अफ्रीका के बाकी और इलाकों में भी, दुनिया के हिंदुस्तान में भी कई जगहों पे ये चीज होती है। तो लोग गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी कीमतों में बिकेगा। एंड ये, और इसके अलावा और भी जो कैश क्रॉप्स हैं वो ज्यादा उगा रहे हैं। फूड क्रॉप्स पीछे छूट जा रही है, खासतौर पे ये जो दूसरे टाइप की फूड क्रॉप्स हैं। तो हमें कई सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, कई सारे प्रॉब्लम्स। तो एक तो ये प्रॉब्लम कि वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां हो रहा है खेती का, एक्सेट्रा। दूसरी चीज, हमें ये कंपनीज, इनकी मोनोपोली जैसे हो गई है, और मोनोपोली के चलते ये कितना भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इन बड़ी कंपनीज को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी कीमतें बढ़ रही, कितना क्या, इनको सिर्फ अपना पैसा और अपने शेयर होल्डर्स का पैसा देखना होता है। और इन लोग पे इतनी ताकत है कि ये सारे देशों के रूल्स रेगुलेशन से खिलवाड़ करते रहते हैं, और बहुत बुरा, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इन सब कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है। और बाकी हमें इस चीज पे तो ध्यान रखना ही है कि युद्ध हो तो ऐसा ब्लॉकेड ना लगाए जाए कहीं पे। और ऑब्वियसली हमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम करना है कि क्लाइमेट चेंज ना हो, और जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है उसको मिटिगेट कैसे करें इसके चीजों को। और कन्फ्लिक्ट में ध्यान रखना है, कन्फ्लिक्ट पहले बात तो हो नहीं, अगर हो तो ऐसे खेतों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे तो हमने कुछ सोल्यूशन देखे हैं, और भी कई सारे सोल्यूशंस हैं छोटे मोटे की, जैसे कई सारे एनजीओज हैं जो कि सुपरमार्केट से जो खाना बच जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट्स को के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इतनी मेहनत क्यों करें, कौन करेगा, क्यों करेगा। तो ऐसे कई सारे एनजीओज उभर के आ रहे हैं, और वर्टिकल फार्मिंग की और चीजें लग रही हैं। तो ये सब सोल्यूशंस हैं। संतोष पूछते हैं कि इज इट करेक्ट दैट गवर्नमेंट्स का इंटेंशन रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट ठीक नहीं है? तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि गवर्नमेंट्स का इंटेंशन रिलेटेड टू फूड। पहली बात तो गवर्नमेंट कहाँ की, ये एक खास बात है, क्योंकि अलग अलग देशों के सेंस में कुछ देशों की सरकारें ढंग से काम थोड़ा करती हैं, कुछ देशों की सरकारें कन्फ्लिक्ट में ही है। कई सारे देश तो पता ही नहीं सरकार एक्चुअली किसकी है। ये चार अलग अलग ग्रुप हैं, चारों के चारों लड़ते, ठीक है। तो सैंक्शंस लगाए कि इनके साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, और जिसके चलते ये तो बदले का काम था कि रशिया ने ब्लॉकेड कर दिया, क्योंकि रशिया को पता था कि इनका जो अनाज है ये ग्लोबल चेन में जाता है, और यूक्रेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। आप चाहे अनाज देख लीजिए, चाहे सरसों का तेल, चाहे अलग अलग कई सारी चीजें, यूक्रेन वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से है। तो इस तरीके का प्रोड्यूसर इतना छोटा भी नहीं है, पहली बात। और अराबल लैंड बहुत है वहां पे। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो आपको देखने से बड़े लगेंगे, लेकिन आप वहां देखें कि अराबल लैंड कितना है, कहाँ खेती होगी तो बस कुछ कुछ जगह है। यूक्रेन थोड़ा सा प्लेन सा एरिया है, यूक्रेन का अराबल लैंड बहुत है। ये तो ठीक है, यहाँ पे रशिया का बदले की राजनीति थी कि अगर हम इन पे इतना वो कर देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे, तो इसका असर ग्लोबल प्राइसेस पे पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा, जिसके चलते अमेरिका पे शायद और प्रेशर पड़े कि आप इस सिचुएशन को, इस वॉर को ज्यादा लंबा ना खींचिए। तो प्रेशर डालने की बात होती है। तो ये सब जितने काम किए जाते हैं ये बस इसी वजह से कि दूसरे की पॉपुलेशन पे प्रेशर डाला जाए। और वैसे गलत तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही चीज है कि जब युद्ध होता है या फिर ऐसा जो होता है तो इंसान करते हैं ऐसा, और इंसान है ऐसे। अब इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो यहां तक हमने बेसिक एक कॉन्टेक्स्ट देख लिया इस चैप्टर का कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों जरूरत है फूड सिक्योरिटी की, और क्या क्या चैलेंज है इस फूड के सिस्टम में, ठीक है। अभी तक सब क्लियर है कि और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर को देखते हैं। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? तो फूड सिक्योरिटी मतलब यही वाली चीज कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई नेचुरल कलामिटी आए, चाहे कोई वॉर हो, चाहे कोई बीमारी हो जाए, मतलब फसल की बीमारी हो, चाहे कोई भी ऐसा मतलब दिक्कत हो, तो
फूड सिक्योरिटी हमारे पास इतना खाना हमारे पास स्टोरेज में हो कि हमारी जनता खा सके एंड वो जनता तक पहुंच भी सके। दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, इतना खाना आपके पास हो और वो खाना पहुंचा भी सको। आप सिर्फ ग्रीनरीज में रखा रहे, सड़ जाए तो वो भी तो फूड वेस्ट में आ गया। तो फूड सिक्योरिटी इसी चीज को कहा गया कि खाना पहली बात तो अवेलेबल हो, तो खाना चाहे खुद प्रोड्यूस किया गया हो या तो फिर बाहर से मंगाया गया हो और या तो फिर आपने स्टोर करके रखा हो स्टॉक्स में। तो कुछ भी आपने किया हो लेकिन खाना अवेलेबल हो। दूसरी चीज एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल यानी कि विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, कि ऐसा नहीं कि खाना है और वो कहीं जगहों पे, कहीं छुपी हुई जगहों पे रखा हुआ है, किसी को पता नहीं, किसी को अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं हो और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग वो उस खाने को खरीद सकें और सफिशिएंट खाना खरीद सकें एंड सेफ हो खाना वो एंड न्यूट्रिशियस हो। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी इस चीज को कहते हैं। और फूड सिक्योरिटी किसी भी देश की तब होती है जब काफी खाना होता है सब लोगों के लिए और सब लोगों के पास ही खाना खरीद पाए और कोई बैरियर नहीं हो इन एक्सेस ऑफ फूड, कि खाना हर कोई एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत दूर दराज की जगहों पे मिलता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अंदर तक फैले, अपना सिस्टम बनाए, इस तरीके की दुकानें जहां सस्ते रेट पे खाना मिल सके। ठीक है, तो ये एमएसपी अलग चीज है। एमएसपी तो किसान को दी जाती है। ये जिस कीमत पे मिलेगा एट लोअर मार्केट प्राइसेस, इसे इशू प्राइस कहते हैं। तो खैर, हम एक तरफ तो ये देखते हैं फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी अगर नहीं हो तो क्या होगा, केस ऑफ हंगर। तो यहां पे हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो सारे पैरामीटर्स अलग अलग देशों के, इसको सर अंडर नरिशमेंट, कितने बच्चे हैं अंडर नरिश्ड हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, चाइल्ड स्टंटिंग, कि अब क्योंकि माल न्यूट्रिश्ड है इस वजह से इनका हाइट इतनी नहीं बढ़ रही है वो, और इसके अलावा वेस्टें कि बहुत पतले दुबले रह जा रहे हैं, कुपोषण, इतना खाने को इतना नहीं तो हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बहुत दुबले पतले से रह रहे हैं, ये सब चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, कि कितने बच्चे मर जा रहे हैं 5 साल की, 3 साल की उम्र से पहले, 5 साल की उम्र से पहले। तो इन अलग अलग चीजों को मिला के कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हाल है, कितनी महंगाई है हॉस्पिटल्स के केस में, वहां और क्या करती है सरकार हेल्थ के लिए, तो अलग अलग पैरामीटर्स को लाके ये चीज निकाली जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये 2023 का बेसिक तौर पे ये है। जो ग्रे कलर के एरियाज है इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है, कुछ नहीं निकले हैं, बाकी सब आप देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान के सेंस में इसको सीरियस की कंडीशन में रखा गया है। और हिंदुस्तान को सीरियस की कंडीशन में क्यों रखा गया है, बेसिकली इसका वही चीज कि पॉपुलेशन का अच्छा खासा हिस्सा अंडर नरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। जो 15 से 24 साल की औरतें हैं इनमें अच्छे खासे रेट है अनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी। चाइल्ड वेस्टिंग रेट हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा है, करीब 18%। इस वजह से इंडिया को सीरियस की कंडीशन में रखा गया। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये पूरे दुनिया के सेंस में निकाला जाता है कि हमें पूरी दुनिया का एक आइडिया लगता रहे कि कहां पे हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हाल हम देख पाते हैं अफ्रीका में, जो अलार्मिंग के सेंस में आ जाता है कि ये वाकई अब त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है ये तो हमने देखा। अब यहां से हम देखते हैं कि व्हाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। तो ये चीज तो है कि जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, जो पुअरेस्ट होते हैं, ये हमेशा ही फूड सिक्योर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि जो सबसे गरीब है। और हो सकता है जो लोग थोड़े अबव पॉवर्टी लाइन हो, कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीब नहीं कहे जा सकते, ये भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं जब नेशनल डिजास्टर्स कुछ हुए हों, कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी ऐसे बहुत बुरे हाल हुए, या कहीं किसी इलाके में वॉर हो गई। तो ऐसे हालात में जो लोग गरीब नहीं है वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं, कि उनको भी खाने का अंदाजा नहीं हो रहा है कि उन्हें खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलता रहेगा कि नहीं। तो वाइल्ड फायर्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, सूखा पड़ना, फ्लडिंग, इन सब के चलते जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है वो भी बहुत बुरा सफर करते हैं।
अच्छा, कहीं सूखा पड़ जाता है तो इससे फूड सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट होता है? सूखा पड़ जाता है तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कम होगा। जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होगा तो इसका जो कीमतें हैं कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी तो लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो फूड इनसिक्योरिटी, और इसकी वजह से होता है स्टारवेशन। जब यही चीज, यही सिचुएशन एक बड़े एरिया में लंबे टाइम तक चले कि खाने की कमी हुए ही जा रही है, हो ही रही है, हालात सही नहीं हो रहे हैं, तो ये इसके चलते होता है स्टारवेशन। और ये जो केसेस हैं, आपको ये जो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग जो हम बात कर रहे थे, वो यही केसेस, यही सब एग्जाम्पल है। एक टर्म आता है फैमिन। फैमिन क्या है? अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक टर्न ऑफ फैमिन। और फैमिन में क्या है, मतलब एक बड़े इलाके में वाइड स्प्रेड डेथ होती है और एपिडेमिक्स फैलते हैं, ऐसे रोग फैल जाते हैं। और ऐसे इसका रीजन क्या होता है? यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड डीकेइंग फूड। खाने की कमी है तो खाना जो पुराना कहीं पे स्टोर होगा, जो सड़ा गला है वो भी खाया जाए, और कंटामिनेटेड वाटर और इस तरीके से सड़े गले खाने की वजह से एंड झेला है, उसकी वजह से बॉडी भी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। तो फैमिन से हम याद करते हैं, और वो शुरुआत हुई, मतलब ऐसा भी नहीं था कि जस्ट इसी टाइम शुरू हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 1 की जब शुरुआत हुई, 2 की शुरुआत 1939 में, 40s तक आते आते वॉर अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी उस टाइम पे जो हेड कर रहे थे चर्चिल, तो उन्होंने जितना भी हिंदुस्तान से, बंगाल से जो खाना आता था, अनाज आता था, उसको डाइवर्ट कर दिया वॉर की तरफ, कि ये सारा का सारा खाना, डिक्टेटर नहीं थे उस टाइम पे, हेड थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो विंस्टन चर्चिल, इन्होंने फैसला किया कि हमें, अब युद्ध चल रहा था इस टाइम, और युद्ध कब तक चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं, क्यों चलेगा, कितने लेवल पे, जितना भी अनाज आ रहा था बंगाल से, इस सब को वॉर की तरफ भेज दिया, कि ये सब अनाज चला जाता था और रख दिया जाता था संभाल के फॉर ब्रिटेन, कि अगर इनकेस वॉर बहुत लंबा चल जाए तो ब्रिटेन को कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे सेना को, चाहे वहां के सिविलियंस को। तो इस सेंस में यहां अनाज की कमी नहीं थी बंगाल में, अनाज को डाइवर्ट कर दिया गया कहीं और। जैसे हमने स्टालिन के केस में देखा था, होलोडोमर, जो यूक्रेन में खाने की कमी नहीं थी, यूक्रेन से खाना डाइवर्ट करके कहीं और भिजवाया जा रहा था। तो मोर लेस वही चीज यहां पे हुआ, बंगाल फैमिन। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, और हम यहां देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, तो प्रोडक्शन ऑफ राइस लगातार कम होता गया और इंपोर्ट हो नहीं पाया, और इसके चलते अच्छे खासी संख्या में लोगों की मौत हुई। बंगाल फैमिन, करीब करीब 30 लाख लोग मरे थे, और अगर टोटल तौर पे देखा जाए तो 1/3 ऑफ टोटल बंगाल, 1/3 आबादी करीब करीब खत्म हो गई। अच्छा, ये जो आबादी खत्म हो गई, जो लोग मर गए, ये कौन से वर्ग के थे, कौन थे ये लोग? लेकिन जो लोग मर गए, जो बच नहीं पाए, ये सब वो थे डेली वेज लेबरर्स, छोटे मोटे काम करने वाले, ठेले लगाने वाले, लैंडलेस लेबरर्स, जो सबसे निचला तबका है समाज का, यही खत्म हो गए थे बंगाल फैमिन। तो कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं? तो जिनके पास जमीन नहीं है, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, यानी कि जो इस तरीके से कलाकारियां करते हैं, ये काफी फूड इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करेंगे तब जाके कुछ बिकेगा, और अगर नहीं बिका तो काफी फूड इनसिक्योर। होमलेस, जिनके पास घर नहीं होता, जो भिखारी लोग हैं, जो ऐसे काम में है जो काफी इल पेड है, जिसका बहुत पैसा नहीं मिलता, कैजुअल लेबरर्स, माइग्रेंट्स, औरतें और बच्चे, और जब कभी क्रॉप फेलियर होता है ड्राउट की वजह से, तो ये सब लोग हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल है टू फूड इनसिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक चीज आती है, टाइप्स ऑफ हंगर। तो भूख को भी हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरीकों से, एक है सीजनल, एक है क्रॉनिक। क्रॉनिक, ये वर्ड आता है क्रोनोस से, क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। तो क्रॉनिक ऐसी चीज के लिए कि जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए हो। तो क्रॉनिक हंगर को कहा जाता है कि जो बहुत लंबे, जो एक सिचुएशन चलती रहे कि खाने की कमी है,
और दूसरी तरफ सीजनल, सीजनल कहा जाता है बेसिकली ऐसे जब साइक्लिकल पैटर्न में कोई चीज हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर की जब फसल काटी गई तो पैसा मिला, उस टाइम पे आप अच्छे से खा पी रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप वक्त आगे बढ़ रहा है आपका पैसा कम होता जा रहा है और फिर खाने की कमी हो रही है, और फिर आप इंतजार कर रहे हो कि अगली फसल कटे तो फिर आपको फिर से, तो ये हो गया सीजनल के सेंस में कि वो मौसमी तौर पे आप ये हंगर बर्दाश्त करते हैं, और क्रॉनिक लंबे टाइम तक लगातार वाली बात है। जो भिखारी हैं, भिखारियों का कोई वो ऐसा नहीं कि अच्छा सीजन है बुरा सीजन है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका 12 महीने और पूरे सालों साल वो लगातार बुरे हाल चलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल ये सेशन एंड करते हैं।